कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 60 डॉक्टर और इंटर्न की बात जो सामने आ रही थी, अब तक आपको किसी ने भी उनका नाम नहीं बताया था। आज डिकोडिंग क्राइम के अंदर हम उन सीनियर डॉक्टर्स के नाम बताएंगे कि कैसे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ना होने के बावजूद उस अस्पताल में जाते हैं, लेडी डॉक्टर की लाश को देखते हैं, फिर वो प्लानिंग बनाते हैं कि किस तरीके से इसे मटिया मेड करना है। कहने का मतलब ये कि लोगों को बताओ कि ये मर्डर नहीं बल्कि एक आम सुसाइड किया गया है। लेकिन वो डॉक्टर्स कौन थे, कैसे आए थे और प्रिंसिपल इस पूरे केंद्र में कैसे मेन बिंदु बन जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब तक आपको कई कहानियां लोगों ने बताई होंगी कि लाश को सबसे पहले किसने देखा, किसने नहीं देखा, लेकिन हमारे पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसमें साफ तौर पर पता चला है कि एक गार्ड सुबह सुबह 5 बजे लाश को देखता है। उसके बाद वो गार्ड क्या करता है, किसे बताता है, और सरकारी कागज में बताया गया कि 9:30 बजे पहली बार लाश को देखा गया। अब इसके बाद ये जो थ्योरी सामने आई है, इसमें लोगों ने क्या क्या अपने दावे किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि उस मिनट मतलब जब से लाश को देखा गया तब से लेकर रात 11:45 बजे तक कब तक किस टाइम पर क्या क्या चीजें हुई हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक अस्पताल के अंदर मौत होने के बाद, सरकारी अस्पताल में मौत होने के बाद, कैसे कागजी कार्रवाई में ये पूरी जो कहानी है ये कहीं ना कहीं सबूत मिटाने के लिए पूरे कृत्य किया जाता है। और इस पूरे केंद्र बिंदु पर प्रिंसिपल साहब और वो जो 60 डॉक्टर के नाम जो हम शुरू से लेकर अब तक आपसे कहते आए हैं, आज हम उनके नाम बताएंगे, पोस्ट बताएंगे, वो कैसे बंगाल सरकार के साथ जुड़े हैं और क्यों इतने खास हैं कि उनका नाम सरकारी कागज पर तो आया ही नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स के नाम तो अब कल सीबीआई उनको उठाकर भी ले गई है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स के नाम आगे उन सीनियर डॉक्टर्स के नाम कहां है और कैसे वो लीपापोती कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज। तो ये जो कोलकाता मर्डर केस है, जो डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई, वो दिन ब दिन उलझता जा रहा है। कल सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपी है कोर्ट को, जिसमें उन्होंने गैंग रेप की बात को नकारा है। लेकिन यहाँ पर हमने आपसे पहले ही बताया था कि ये जो केस है इसमें संजय रॉय ज़रूर शामिल है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एविडेंस मिटाने की कोशिश की है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये कोशिश की है कि हॉस्पिटल का ये राज कभी बाहर ना पाए। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे इंटर्न हैं, ऐसे जूनियर्स हैं, या यूँ कहिए वहाँ के एचओडीज़ हैं, जिनका ये मानना था कि ये केस दब जाना चाहिए, मीडिया में इसको नहीं आना चाहिए, लोगों को नहीं पता लगना चाहिए। और वो जो लड़की जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, पहले उसका रेप किया गया, उस लड़की की मौत को एक आम मौत बता देना, यूँ कह देना कि उसने खुद ही मौत का रास्ता चुना है, उन लोगों के नाम क्या है। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो टाइमिंग है उसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं। जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें अभी भी 9:30 का टाइम बताया गया है कि 9:30 बजे पहली बार लाश देखी गई, जबकि हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड ने दावा किया है कि लाश को 5 बजे उसने देखा था। लेकिन अगर मैं आपको 9:30 जो ऑफिशियल टाइम है जिसके ज़रिए पूरी टाइमलाइन बनाई गई है उसकी मैं अगर बात करूं तो देखिए, हॉस्पिटल में उस वक्त सुबह सुबह ड्यूटी चेंज होने का टाइम होता है। अब कुछ लोग जब नाइट शिफ्ट कर रहे थे उसके बाद डॉक्टर मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं। अब सबकी ड्यूटी चेंज होनी थी, रजिस्टर मेंटेन होने थे, तो ऐसे में लेडी डॉक्टर को किसी ने देखा नहीं। अब इसीलिए एक पीजी का स्टूडेंट उनको ढूंढते हुए गया और उसने सेमिनार हॉल में देखा उन्हें उस अवस्था में। इसके बाद वो घबरा जाता है, वो लड़का समझ जाता है, या वो जो महिला है, जो लड़की, अगर वो लड़का या लड़की थी अभी सामने नहीं आया कि पीजी स्टूडेंट कौन था, लेकिन अगर उसने देखा वो चीज़ें समझ जाता है। और इसके बाद वो सीधे कॉल करता है एचओडी अरुणब दत्ता चौधरी और प्रिंसिपल संदीप घोष वही जो बार बार इस पूरे केस में फंसते जा रहे हैं, जिन पे करप्शन के चार्ज लगे हैं और भी बहुत सारे आरोप उन पर लगे हैं। तो एचओडी और प्रिंसिपल संदीप घोष को इस बात की खबर मिलती है कि हाँ, अस्पताल के अंदर उन्हीं के यहाँ एक स्टाफ मेंबर जो काम करती है, लेडी डॉक्टर है, उसकी इस अवस्था में एक बॉडी पड़ी हुई है। अब इसके बाद आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ। सेमिनार हॉल में पहुंचने वाले 4 सबसे खास नाम: यूनिट इंचार्ज और असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित कुमार तापदार, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट नॉन मेडिकल हैं ये देवे पायन विश्वास, पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशांता कुमार रॉय और काउंसिल के मेंबर
डॉक्टर अविका डे। अब इसमें से सुशांता कुमार और अविका डे के बारे में मैं आपको दो चीज़ें, एक खास चीज़ आगे बताऊंगी कि ये दोनों इस अस्पताल से भी नहीं हैं, लेकिन ये 4 लोग थे, ये सेमिनार हॉल में पहुंचते हैं और हमने कल जैसे आपको बताया था कि एक मीटिंग होती है उस सेमिनार हॉल में, जब लाश को देखा जाता है उसके बाद बाकायदा मीटिंग होती है और ये तय किया जाता है कि इस मर्डर को, इस रेप को किस तरीके से मीडिया, स्टूडेंट और बाकी लोगों के सामने रखना है, पुलिस में कैसे पेश करना है और कैसे सबको गुमराह करना है। अब देखिए, यहाँ तक ये साफ था कि जो ट्रेनी डॉक्टर है उसकी हत्या हुई है, जिस तरह से उस पीजी के जो स्टूडेंट ने देखा। अब डेड बॉडी जब दिखती है, एचओडी को बताया जाता है, संदीप घोष को बताया जाता है, उसके बाद जो सुमित और देवे पायन हैं, उस कॉलेज के जो लोग हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है, उनको बुलाया जाता है, उनको भी कॉल किया जाता है संदीप घोष या वहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा और कहा जाता है देखिए, जो एक लेडी डॉक्टर नाम बताया जाता है उसका, कहा जाता है ऐसी ऐसी एक घटना घट गई है, ऐसी ऐसी एक वारदात हो गई है, तो अब ऐसे में आपको एक खबर फैलानी है। आप खबर फैलाने की जिम्मेदारी, वो पूछते हैं कैसी, तो खबर फैलाने की जिम्मेदारी दी जाती है कि कैसे भी करके आप इस जो एक वारदात घटी है, जो एक मौत हुई है, उसको एक साधारण मौत की तरीके से कन्वे कर दीजिए। मीडिया और स्टूडेंट्स में ये बता दीजिए कि ये जो मौत हुई है ये एक तरीके से सुसाइड है या फिर उस लड़की ने खुद ही मौत का रास्ता चुन लिया है। अब ये जो 2 डॉक्टर्स थे जिनका मैंने आपको नाम बताया, सुमित और देवेपायन, इन दोनों को प्रॉपर एक मीटिंग ली जाती है, बताया जाता है और इन्हें काम दे दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से एक पीजी के स्टूडेंट ने जब लाश देखी, जब ये पूरी बातें हो रही हैं, तब वो जो खबर है वो धीरे धीरे स्टूडेंट्स में फैल जाती है, बच्चों को पता लग जाता है और जो बच्चे हैं वहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं और तभी ये जो खबर है ये मीडिया में भी पहुँच जाती है और मीडिया में जाने के बाद कुछ एक जो बांग्ला मीडिया कर्मी हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और धीरे धीरे जो खबर है उसकी हाइप बननी शुरू होती है। सबको ये लगता है कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, जो यहीं की स्टाफ है, जो यहीं की स्टाफ मेंबर है, एक डॉक्टर है, उसके साथ कोई घटना या कोई वारदात हो गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा काम जो सुमित और देवेपायन, इनका नाम आप ध्यान से सुनिए कि यही दोनों हैं, यही दोनों को जिम्मेदारी दी गई कि आप कैसे कन्वे करके इस मौत को साधारण बता दीजिए। ये बच्चों के तक पहुँचते हैं, वहाँ पर बताया जाता है कि अरे एक पीजी की स्टूडेंट थी, जो लेडी डॉक्टर वो काम भी कर रही थी, तो उसने ऐसी एक मतलब कांड कर दिया या उसने एक ऐसी वारदात कर दिया, यूँ कह देते हैं कि उसने एक तरीके से मौत को गले लगा लिया, वो किसी चीज़ से परेशान थी, डिप्रेशन में थी। इस तरीके की बातें आगे फैला दी जाती हैं। अब जो 2 डॉक्टर्स और थे जिनकी सुदीप घोष के साथ मीटिंग होती है, वो कौन थे? सुशांता कुमार और डॉक्टर अविक। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये दोनों आरजीकर मेडिकल कॉलेज से है ही नहीं। ये दोनों कहाँ से हैं? दरअसल ये लोग जो बांग्ला लॉबी है उससे हैं। और आपको एक नाम और बताती हूँ, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट वो नाम है, दरअसल एक डॉक्टर श्यामा पदा दास हैं, जो कि ममता बनर्जी के खास और यूँ कहते हैं कि फैमिली डॉक्टर हैं। और जब 2004 में ममता बनर्जी को फ्रैक्चर हुआ था, एक सिर पर भी चोट आई थी, तो उनकी पसलियाँ भी टूट गई थी, तब से वो उनका इलाज कर रहे हैं, उनके फैमिली डॉक्टर हैं, बहुत खास माने जाते हैं। और जो श्यामापद दास हैं, जिन डॉक्टर की मैंने बात की, वो इनके खास हैं, सुशांता कुमार और डॉक्टर अविक के। अब जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस तरीके की एक वारदात होती है, तो 2 डॉक्टर्स जो अंदर के थे, उन्हें काम दिया गया कि आप बच्चे और मीडिया को संभालिए और उनमें खबर फैला दीजिए कि भाई यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं, कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई रेप नहीं हुआ, बल्कि एक साधारण एक लड़की ने ऐसा रास्ता चुन लिया है, उसने मौत का रास्ता चुन लिया और अपने आप को खत्म कर लिया। लेकिन जो ये 2 डॉक्टर बाहर से बुलाए जाते हैं, इनके साथ भी उसी सेमिनार हॉल में, सोचिए, इन लोगों ने भी, जो यहाँ इस हॉस्पिटल के थे भी नहीं, उस लड़की की लाश देखी, प्रॉपर उसमें 1-1.5 घंटे मीटिंग चलती है और उसके बाद आप ये सोचिए, जब 9:30 बजे प्रिंसिपल को पता लग जाता है, उसके बाद 10:10 के आसपास जब पुलिस को बताया जा रहा है, तो उतनी देर तक ये लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और ये तय करते हैं किस तरीके से हमें आगे खबर फैलानी है। अब जो बाहर से जो 2 डॉक्टर आए थे, सुशांता कुमार और अविक, उनके द्वारा भी सजेशंस दिए जाते हैं, बहुत सारा महिमा मंडन होता है। इसके बाद जो स्टाफ था उसी आरजीकर हॉस्पिटल का, उनको ये बताया जाता है कि देखिए, हमने 2 डॉक्टर्स को लगा दिया स्टूडेंट और मीडिया को समझाने के लिए, लेकिन अब आपका काम है, आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए और जो लड़की है उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली को आप किसी भी तरीके से ये कन्वे करिए कि ये एक साधारण मौत है। अब इसके बाद एक लेडी डॉक्टर का भी नाम सामने आता है। फिलहाल जो महिला है जिसने कॉल किया, ये सबसे अभी तक सस्पिशियस है कि आखिर कॉल किसने किया। वो 2 बार कॉल गया, सामने आया कि एक महिला ने किया, लेकिन उसका नाम अब तक सामने नहीं आया। मैंने इस पूरे केस में आपको 6 डॉक्टर्स के नाम बता दिए, जिसमें प्रिंसिपल शामिल है, लेकिन एक जो महिला है, 7वां नाम जो हम बार बार कह रहे हैं, वो नाम अभी भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। उसका पता पुलिस भी, CBI भी लगाने की पूरी कोशिश कर रही है कि आखिर वो कॉल था क्या। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये लिखा कि जिसने कॉल किया वो अभी भी जो महिला है वो सस्पिशियस है। अब इसके बाद जब पूरा
तय हो जाती है, पूरी प्लानिंग हो जाती है, तब उसको ज़िम्मा सौंपा जाता है और वो कॉल करती है पुलिस को कि ऐसी ऐसी एक वारदात हो गई। और पुलिस को भी एक तरीके से बताया जाता है कि एक बॉडी मिली है, अनकॉन्शियस बॉडी है, ये नहीं बोलते कि उसके साथ हुआ क्या है। और पेरेंट्स को, आपको सबको पता है कि 2 बार कॉल किया जाता है। पहली बार बोला जाता है कि आपकी लड़की बीमार हो गई है, और उसके बाद 11 पहले पेरेंट्स को 10:30 के आसपास कॉल करते हैं, फिर 11:15 फिर बोल देते हैं कि आपकी बेटी ने मौत का रास्ता चुन लिया, वो इस दुनिया में नहीं रही। तो इस तरीके की बातें बोल देते हैं। अब ऐसे में जो स्टूडेंट्स थे उनका गुस्सा फूट रहा था, वो एग्रेशन में आ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि भाई हम भी वहाँ पर काम करते हैं, ऐसी ऐसी एक वारदात घट गई, आप लोग लड़की की मौत को छुपा रहे हो। तब वहाँ के जो बच्चे हैं और वहाँ के कुछ सीनियर डॉक्टर, ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, बल्कि आरजीकर मेडिकल के कुछ सीनियर डॉक्टर जिनके अंदर इंसानियत जिंदा थी, वो सामने आते हैं और कहते हैं कि इस लड़की का पोस्टमार्टम होना चाहिए और पोस्टमार्टम के साथ साथ वीडियोग्राफी भी जरूरी है। तो ऐसे में हॉस्पिटल है वो अपने ही एक डॉक्टर को सामने रखता है। वो बोलता है, जो संदीप घोष है, नाम आप यहाँ पर भी ध्यान रखिए, वो कहते हैं कि देबाशीष सोम, जो माने जाते हैं कि बहुत अच्छा पोस्टमार्टम में उनकी जो रिपोर्ट है एकदम सही आती है, सटीक बैठती है, उनको वो आगे करते हैं ये बोलकर। लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, जो सीनियर डॉक्टर थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, वो कहते हैं, और तब जाकर 3 लेडी डॉक्टर्स जो पोस्टमार्टम करती हैं वो सामने आती हैं। उनका भी अगर मैं आपको नाम बताऊं तो उनके नाम थे, जो पोस्टमार्टम करती हैं दरअसल, मौली बनर्जी, रीना दास और अपूर्वा विश्वास। इन लोग को सामने लाया जाता है। ये लोग उस लेडी का, जिसकी मौत हो जाती है, जो लेडी डॉक्टर थी, उनका पोस्टमार्टम करते हैं और तब जाकर उसकी वीडियोग्राफी भी होती है, और तब जाकर ये जो केस है थोड़ा बहुत संभलता है, हाथों में आता है कि हाँ अब इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वरना आप सोचिए, जो ये 7 डॉक्टर्स थे, जो एक सुपरिटेंडेंट थी फीमेल जिसने कॉल किया, जो संदीप घोष थे, जो एचओडी थी, और जो बाकी डॉक्टर्स थे, और जो 2 सुमिता और आविक जो बाहर से आए, जो बांग्ला लॉबी के माने जाते हैं, वो किस तरीके से इस पूरे केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। हॉस्पिटल में एक इतनी बड़ी वारदात घट गई, उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं कि आखिर क्या कोलकाता पुलिस ने कई सारे सबूत जो हैं वो सीबीआई तक नहीं दिए, या सीबीआई को पूरी रिपोर्ट नहीं सौंपी। टाइमलाइन अब तक क्लियर नहीं है कि आखिर कब क्या हुआ, क्या सच में 9:30 बजे लाश देखी गई या फिर 5 बजे। अब आप ये जानिए कि आखिर 5 बजे जब लाश देखी गई, 9:30 बजे लाश देखी गई, पुलिस को कब बताया गया, और क्या क्या गलती हुई हैं जिसकी वजह से सीबीआई अभी भी इस केस में काफ़ी पिछड़ी नज़र आ रही है और उसके पास अभी पूरी तरीके से तथ्य नहीं है। देखिए, जिस तरीके से जो कोलकाता पुलिस थी वो शुरू से कह रही थी कि जब भीड़ आई, जो ट्रक भर के गुंडे आए, उन्होंने किसी भी तरीके से सेमिनार हॉल के साथ कोई भी एविडेंस नहीं मिटाए। लेकिन हम आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सॉलिसिटर जनरल, जो सरकारी वकील हैं, जो सीबीआई के वकील हैं, वो कहते हैं कि जब हमारे हाथ में जब केस आया तो सारे एविडेंस मिटा दिए गए थे, बर्बाद कर दिए गए थे, उसके बाद हमें केस सौंपा गया। तो ये कहीं ना कहीं ये ज़रूर बताता है कि जिस तरीके से कोलकाता पुलिस हर जगह ट्विटर पे भी सबके खिलाफ एक्शन ले रही थी, लीगल नोटिस भेजे जा रहे थे कि आप अफवाह मत फैलाइए, ये गलत खबर है। लेकिन जब सॉलिसिटर जनरल, जो खुद सीबीआई के वकीलों, कहते कि नहीं, ये जो कोलकाता पुलिस बता रही कि कोई एविडेंस नहीं मिटा था, सब कुछ इंटैक्ट था, ये गलत है, हमें सबूत बर्बाद करने के बाद हमारे हाथ में केस आया। अब ये केस कैसे आया, तमाम चीज़ें हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्राइवेट पार्ट, जो लेडी प्राइवेट डॉक्टर है, उसकी प्राइवेट पार्ट के पास एक खबर आई थी वहाँ के लोकल आनंद अखबार की तरफ से कि जो लड़की की जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे एक सैलाइन का पैकेट रखा हुआ था, पानी भरा हुआ, जो खुद एक पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने सीबीआई को बताया है। लेकिन जब लाश की बरामदगी की गई थी तो उस वक्त सलाइन का वो जो पाउच था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो पाउच रखा तो रखा किसने, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि 5 बजे के करीब कई स्टूडेंट जो उस कॉलेज में रहते हैं, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2 गार्ड काम करते थे जिनकी ड्यूटी उस बिल्डिंग के आसपास थी। तो एक गार्ड ने देखा कि लाश वहाँ पर है, इसके बावजूद वो फौरन ही प्रिंसिपल को बता देता है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। और जिस तरीके से वनिता ने बताया कि 8 बजे प्रिंसिपल साहब 4 लोगों को आ जाते हैं, 2 को तो कहा जाता है कि मैनेज करो, 2 जो लोग खासम खास थे उनसे उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, तो किसी तरीके से इस पूरे केस को मैनेज करवाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा स्टूडेंट्स दावा कर रहे थे। वहां पर जितने भी जो रिपोर्टर्स गए वहां पे चीजें छन छन के जो सामने आई। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड क्या कहता है, सरकारी चीजें क्या कहती हैं, क्योंकि ऑफिशियल जो चीजें होंगी हम आप तक वही पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो वहां के लोकल, जो कागज में लिखने से पहले जो लोग बात करें, जो जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, उनकी बातों को आप नकार नहीं सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि हमने 5 बजे 6 बजे, यहां तक कि प्रिंसिपल किसी भी तरीके से अपने साथ लोगों को लेके आए थे। लेकिन चलिए
बात जो थी वनिता ने आपको बता दी, मैं अब आपको बताता हूँ कि सरकारी रिकॉर्ड में चीजें क्या क्या लिखी हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सुबह 9:30 बजे जब एक डॉक्टर अपने कई स्टूडेंट के साथ निकलते हैं और चेकिंग करने के लिए, तो वो पूछते हैं कि लेडी डॉक्टर कहाँ है। तब जाकर जो उनकी फ्रेंड थे या वो जाकर बोलते हैं कि वो सेमिनार हॉल में सो रही हैं। तब पहली बार ऐसा कहा जा रहा है, तब पहली बार उन्होंने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। लेकिन कहानी हम आपको कई दिनों से पहले से बता रहे हैं कि एक शख्स, माफ कीजिएगा मैं आपको टाइमलाइन से पहले एक छोटी सी चीज जो मिस हो गई है, वो ये हो गई है कि एक और शख्स था जिसने देखा था कि जो लेडी डॉक्टर है उसका हाथ उसके सर के ऊपर रखा हुआ है, दोनों टांगे फैली हुई हैं, लेकिन वो दूर था। तो उसे लगा कि शायद जो लेडी डॉक्टर है सो रही है, 2 बार नाम पुकारा, वो चला गया। वो शख्स भी अभी तक गायब है। तो जिस तरीके से गार्ड वाली बात, ये जो स्टूडेंट्स हैं जिसने देखा वो भी गायब है। अब 5 बजे, 6 बजे और 8 बजे के बाद अब आते हैं हम डायरेक्ट 9:30 बजे। देखा और ट्रेनिंग डॉक्टर ने कहा कि वो तो मर चुकी हैं। इसके बाद 10:10 पर, मतलब लगभग 40 मिनट के अंदर जो पुलिस स्टेशन तक ये बात पहुंचाई जाती है कि देखिए एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ऐसी ऐसी वारदात हो गई है और बेहोश पड़ी हुई है। याद रखिए कोई आम लोग नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स को पता नहीं चलेगा कि ये जो बॉडी है वो डेड बॉडी है या उसमें जान बची है और बेहोश है। ये डॉक्टर्स ऐसा कहें तो लगता नहीं कि डॉक्टर्स को पता नहीं होगा। खैर, जो सरकारी रिकॉर्ड में जो चीज़ें थी वो ये बताई गई कि लड़की बेहोश पड़ी हुई है, आप फौरन ही आ जाइए। इसके बाद 10:10 हो चुके थे। 10:30 बजे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके क्राइम सीन तक उनको पहुंचाया जाता है, जल्दी जल्दी आते हैं। फिर 10:52 पर, याद रखिएगा 9:30 बजे देखा जाता है, 10:10 पर पुलिस को बताया जाता है। 10:52 पर जो सुपरिटेंडेंट है उस अस्पताल की, वो विक्टिम की फैमिली को 2 से 3 बार कॉल करते, पहले बताते बीमार है, फिर कहते कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, भाग भाग के आ जाइए। 11 बजे पहली बार जो पुलिस की जो होमिसाइड वाली टीम है, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम है, जो असली पुलिस वाली टीम है, वो मौका वारदात पर पहुंचती है जांच पड़ताल करने के लिए। लगभग उन्हें 1 घंटा लग जाता है उस क्राइम सीन पर पहुंचने के लिए। अब होता यूं है कि जिस तरीके से वनिता ने बताया कि पहले मैनेज करने की कोशिश करवाई जा रही थी, तो पहले टालने की कोशिश की जा रही थी, अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि सामान्य मौत है। लेकिन जब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया उसके बाद कहा गया कि ठीक है, एक पैनल बैठाया जाएगा जिसमें 3 महिलाएं होंगी और जो बकायदा जो भी चीजें होंगी उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ लिए जाएंगे। तब टाइम हो चुका था 12:25 पर। देखिए एक लड़की है जो लेडी डॉक्टर, जिसकी मौत की जो टाइमिंग बताई गई सुबह 4 बजे से लेकर 4:30 के बीच की जो टाइमिंग बताई गई, कैसे उसकी बॉडी वहीं पर एक अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़ी रहती है और बाहर कैसे कैसे तमाशे चल रहे होते हैं। पुलिस आने को तैयार नहीं है, झूठ बोला जा रहा है परिवार के साथ, यहाँ तक कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इंसाफ दो, हमारी दोस्त को, हमारी दोस्त के साथ उसके शरीर को नोचा गया है। लेकिन बाहर क्या ड्रामा चल रहा है कि इस मैटर को किसी भी तरीके से शांत कर दिया जाए। लगभग जो पहली फोटो ली जाती है ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 12:29 पर पहली ऑफिशियल फोटो ली जाती है उस बॉडी की, लेडी डॉक्टर की, जिसमें तमाम तरीके से चोट के निशान थे, फिंगरप्रिंट्स से, फुटप्रिंट्स के निशान लिए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, तमाम डॉक्टर्स वहां पर थे। 12:44 मतलब 12:45 के करीब, 4:30 की जो बॉडी पड़ी हुई थी, 12:45 के करीब एक डॉक्टर आता है, हाथ उठाकर देखता है, अरे तो इसमें जान ही नहीं है, छोड़ देता है। 12:45 बजे एक ऐसा अस्पताल जिसमें तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, हर कोई जानता था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन इतना टाइम लग गया अपनी ही दोस्त की लाश को पहचानने में, ये बताने में कि उसके अंदर जान नहीं, वो बेहोश नहीं है, वो मर चुकी है। ये अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स से सवाल उठता है, वो जो उनके दोस्त भी हैं खास तौर पर। फिर 1 बजे के करीब जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप और एक अंकल, जो लड़की के जो अंकल हैं वो साथ में आते हैं, और जो अंकल थे उन्होंने ही पहली बार लेडी डॉक्टर की लाश को देखा था, क्योंकि माँ बाप में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि अपनी जिस बेटी को इतने प्यार से पढ़ाया, पाला पोसा और उसे बहुत मेहनत के साथ अस्पताल भेजा, उसकी ज़िंदगी कुछ इस तरीके से उजाड़ दी गई। तो 1 बजे की बात होगी। फिर 1:47 पर मेडिकल सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट जो विक्टिम की जो फैमिली उसे हैंड ओवर कर देती है पुलिस, और पुलिस ऑफिसर तमाम जहाँ जहाँ चोट लगी थी उसके बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। अब इसी कड़ी में दोपहर के 3 बज जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने वीडियोग्राफी की जाए। जितने भी अधिकारी वहाँ खड़े थे वो पहले
जुबानी तौर पर तो कह देते हैं कि हाँ वीडियोग्राफी होगी, मजिस्ट्रेट साहब आ जाएंगे, लेकिन रिटर्न के फॉर्म पे आश्वासन देने के बाद लगभग 4:10 पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं उनके सामने इंक्वायरी होती है और 4:20 से लेकर 4:40 तक ये पूरी इंक्वायरी बैठाई जाती है। उसके बाद वीडियोग्राफी होती है स्टूडेंट्स जो उसके दोस्त थे लेडी डॉक्टर के, उनके पेरेंट्स के सामने। फिर 6:10 से लेकर 7:10 लगभग 1 घंटे तक पोस्टमार्टम होता है। अब यहां पर जो हमारा सवाल है खास तौर पर कि जिस क्राइम सीन पर जहां पर लाश मिली उसी हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम करवा दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बात पच नहीं रही थी कि जिस अस्पताल में उसके साथ इतनी क्रूरता के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके साथ रेप होता है, उसी अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम करवा दिया जाता है। खैर ये स्टूडेंट जितने भी थे उनका कहना था कि उन्होंने प्रोटेस्ट करके अच्छे डॉक्टर्स पोस्टमार्टम के लिए रिकमेंड किए थे। फिर 8 बजे जो डॉग स्क्वाड है वो जहां पे लेडी डॉक्टर की लाश मिली थी वहां पर पहुंचती है। 8:37 से लेकर 8:52 मतलब रात के लगभग 9 बजे तक पूरे क्राइम सीन की 3D मैपिंग करवाई जाती है कि कहां पर कौन सा सामान रखा गया था। आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी बता दें कि लगभग उस क्राइम सीन से 40 और चीजें मिली थी ब्लूटूथ डिवाइस के अलावा, खाने का पैकेट, सलाइन की बैग जो पहले दावा किया जा रहा था, तमाम जो कचरा वहां पर रखा रहता है वो सारी चीजें वहां से मिली थी। फिर 8:30 से लेकर 10:45 तक इस दरमियानी पर जो कई सारे जो विटनेस थे उन्हें इकट्ठा किया जाता है, फॉरेंसिक टीम को वहां भेजा जाता है। फिर लगभग 11:30 बजे जो इंस्पेक्टर साहब थे वो वापस थाने जाते हैं, 11:30 बजे अपने डायरी पर एंट्री करते हैं। उसके बाद 11:45 बजे जब पिता खुद कहते हैं कि अब उन्हें एफआईआर करवाने की जरूरत है, तब जाकर पहली बार एफआईआर करवा दी जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमने आपको टाइमलाइन बताने की कोशिश की कि कब कब क्या क्या हुआ। अब जो इसमें दिक्कतें क्या हैं, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी तो जो वहां पे ऐसी बातें सामने आई कि जो एक बार कॉल गया और बताया गया कि आपकी बेटी के साथ हादसा हो गया, आप वापस आ जाइए। इस पर जज साहब ने पूछा कि नहीं, आपके यहां से 2 बार कॉल गया था, उसके बारे में जानकारी बताइए। तो ये देखिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से चीजें छुपाने की कोशिश हो रही थी। दूसरा, सुसाइड वाला एंगल देने की कोशिश कौन कर रहा था अस्पताल के अंदर से और क्यों कर रहा था, क्या चीज छुपाने की कोशिश हो रही थी, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि परिवार से अब उसकी बेटी की ही लाश छुपाने की बात की जा रही हो। और आखिर में जब माँ बाप पहुंच जाते हैं, सुबह से हर कोई लाश को देख रहा है, माँ बाप के पहुंचने के बाद माँ बाप की ऑन कैमरा बाइट है कि हमें 3 घंटे इंतजार करवाया गया, अपनी बेटी से मिलने तक नहीं दिया गया, बेटी की जो लाश थी उसके पास पहुंचने तक नहीं दिया गया। तो इन 3 घंटों के अंदर ऐसा क्या हो रहा था उस अस्पताल के अंदर जिसके बारे में माँ बाप तक को नहीं बताया गया। और सबसे आखिर में जो चीजें हैं वो हैं एफआईआर लॉन्च करने में इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा, इतनी ज़्यादा देरी क्यों हुई, इसके पीछे जो तर्क दे रही है कोलकाता पुलिस वो समझ से परे है। क्यों जब लाश की जब सुबह 9:30 बजे पहली बार देखा जाता है, मौका वारदात पे पुलिस पहुंच जाती है, 3D मैपिंग होती है, सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, फॉरेंसिक होता है, लेकिन रात के 11:15 बजे किसका इंतजार कर रहे थे जो अस्पताल प्रशासन था कि माँ बाप आगे करेंगे? क्यों किसी ने अस्पताल में से ये कोशिश नहीं की कि एफआईआर दर्ज करवाया जाए? और खुद जो पुलिस जो मौका वारदात पर जाके देखती है कि लाश को किस तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश की गई और लेडी डॉक्टर के साथ किस तरीके विवत्स जो जघन्य अपराध हुआ है, उसमें खुद उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया? और जो आखिरी जो चीज़ है जो हम सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे अजीब इस पूरे मामले में कि क्राइम सीन को हर किसी ने अपने हिसाब से बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। खुद जो सीबीआई के वकील उन्होंने जाकर कोर्ट में कहा कि देखिए इस पूरा जो क्राइम सीन था बर्बाद हो गया था। बर्बाद कैसे हुआ? आप ये सोचिए कि हर कोई उस क्राइम सीन के अंदर आ रहा था, जा रहा था, जिसको मर्जी उसको देख रहा था। अब खुद जो सीबीआई है वो ये जानना चाहती है कि जो 4 जो लड़के हैं, मैं आपको नाम बता दूं जो जिस खास तौर पे जिनके नाम आए हैं वो हैं अर्का जो फर्स्ट ईयर का पीजीटी डॉक्टर है, सौमित्रा जो फर्स्ट ईयर का पीजीटी डॉक्टर भी है, ये दोनों इंटर्न है, गोलम ये हाउस स्टाफ है और एक शुभदीप इंटर्न है। दरअसल ये जो चारों जो लोग हैं, ये जो सेमिनार रूम है उसके सेमिनार रूम के बगल में क्या है, एक स्लीपिंग रूम है, उसके ठीक बगल में एक इंटर्न रूम है। स्लीपिंग रूम से कहने का मतलब वहां पर बिल्कुल सील बंद रहता है, वहां से कोई आवाज नहीं आती है। ये लोग रात भर नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल वाला जो ओलंपिक गेम था वो देखा, दोनों सोने चले जाते। कौन? औरका और सौमित्रो, ये दोनों लड़के थे, ये स्लीपिंग वाले से चले जाते हैं। गुलाम हाउस स्टाफ था तो वो बगल में चले जाता है। शुभदीप इंटर्न
के लिए एक अलग से रूम बनाया गया था जिसमें नॉन एसी वाला कमरा था, वहाँ पे जाके रेस्ट कर रहा था। ये जो लेडी थी, डॉक्टर थी, ये वहीं पर रहती, वहीं पर रेस्ट करने की कोशिश करती और कंबल डालकर ये सो रही थी। अब जो चीज़ें सामने आई हैं, जो सीबीआई के द्वारा, उनका कहना है कि इन चारों में से सबके कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और इसीलिए इनकी पर जांच बैठानी चाहिए और इसीलिए अब इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया जाएगा। अब इसमें से क्या सबूत और क्या सच्चाई बाहर आएगी, जो भी सच्चाई और जो भी सबूत हमारे सामने जो भी आएंगे, हम आप तक इसे जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।